है। ऐसा तो नहीं कि हम बीजेपी को लूजर जो कह रहे हैं हम जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन का पूरा मैदान अब खाली हो गया है। सारी पार्टियां महागठबंधन में हैं और उधर अकेली बीजेपी है। खुल के खेलेगी क्या बीजेपी अब बिहार में? विनोद जी देखिए मानक जी, सबसे पहले तो मैं बिहार के सभी विधायकों को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़े, जो कि इस देश में तमाम राज्यों में आम हो गई है। कम से कम बिहारियों को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए कि उनके अंदर इतनी राजनीतिक नैतिकता बरकरार है, सभी दल के, उसमें बीजेपी के भी शामिल है, उसमें दूसरे भी शामिल है, कि उनको कोई प्रलोभित नहीं कर पाया। कोशिश हुई भी थी, क्या हुई होगी जरूर। देखिए कोशिश तो ऐसा है, इधर से भी हुई होगी, उधर से भी हुई होगी। तो मतलब कम से कम महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में भी कुछ कोशिश हुई थी। आप महाराष्ट्र के विधायकों का अपमान कर रहे हैं? अपमान नहीं कर रहा हूँ भाई, वो चले गए। वो कहते हैं हम नीति के लिए गए थे। रिजॉर्ट गए ना, रिजॉर्ट हमारे विधायक गए और नीति पे गए थे। किस पे गए कहते हैं? अब नीति पे गए, किस पे गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे बिहार के विधायक, जिनको बिहार के लोगों को बड़ा लोग वैसे देखते हैं, तमाम तरह के लोग, लेकिन बिहार के लोगों ने साबित किया है कि उनके अंदर राजनीतिक ईमानदारी मुझे लगता है बची हुई है। और क्योंकि बिहार जो है, मुझे इस पर आपत्ति है। इसका मतलब आप कह रहे हैं शिंदे गुट ने बेईमानी की है राजनीति? आगे ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो खाली बिहार के लोगों की तारीफ कर रहा हूं, मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा हूं। हमारे बिहारी मित्र अनंत विजय और सुकेश रंजन और शायद संजय जी भी बिहार से ही हैं, कम से कम इस बात पर प्रसन्न हो सकते हैं कि भाई बिहार के लोग, मैं तो उनको। अच्छा, इसका दूसरा तर्क ये हो सकता है कि बताइए कैसी राजनीतिक ईमानदारी है, कैसी है बताइए? 13 में बीजेपी के साथ थे, वो नेता छोड़ दिया, फिर 15 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़े, 17 में बीजेपी के साथ चले गए। बात पे आ जाऊंगा मैं कि किस दल ने, कौन दल पलटू नहीं रहा है, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिए। 3 बार मायावती से बीजेपी ने समझौता किया कि नहीं किया उत्तर प्रदेश में, और इधर से उधर हुए कि नहीं हुए। तो ऐसा नहीं है, ये राजनीतिक परिस्थितियों में समझौते राजनीति तो सब करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे मित्र और अनुजव्रत आनंद विजय ने बहुत अच्छी बात कही कि आशावादिता फूटी दिखाई पड़ रही है। बहुत ज्यादा आशावादी बहुत जल्दी नहीं होना चाहिए, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन आशावादिता खराब चीज थोड़ी है भाई। आशावादिता थी तभी 2 सीट से 304 सीट पे बीजेपी पहुंची हुई है 1984। आशावादी ना होती, निराशावादी होती तो वहीं अटक जाती। तो अगर विपक्षी दलों में थोड़ा आशावाद फूटा है तो फूटने दीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है, हमें क्या क्यों खराब लगेगा? या उनके समर्थकों में मान लीजिए फूटा है, आशावाद देश में रहना चाहिए। एक तीसरी बात यह है कि राजनीति में छोटी बड़ी घटना, हर घटना का अपना एक महत्व होता है, और छोटी बड़ी घटनाएं ही कई बार चीजों को बदलती हैं, बशर्ते कि चीजें अपने हिसाब से चलें। वीपी सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उनको स्वीकार करने के लिए न चंद्रशेखर तैयार थे, न देवीलाल तैयार थे, न बीजू पटनायक तैयार थे, न एनटीआर तैयार थे, न हेगड़े तैयार थे, कोई नहीं तैयार था। 3 आदमी निकले थे, अरुण नेहरू, सतपाल मलिक और आरिफ मोहम्मद खान। संजीव भाई जानते हैं, हम सब लोग उस वक्त जो है पूरा कवर कर रहे थे उसको। वही वीपी सिंह 6 महीने के अंदर उन्होंने देश का माहौल बदल दिया, और 415 की राजीव गांधी की जो पार्टी थी वो 197 पे आ गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार कर देंगे, मैं खाली राजनीतिक इतिहास की घटनाएं बता रहा हूं कैसे होता है। 2017 में नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए तभी विपक्ष का परसेप्शन खराब हुआ। जो विपक्ष जो है 2017 तक 2015 में जो सफलता मिली थी महागठबंधन को, अब विपक्ष बल्लियों उछल रहा था कि हम 2019 में टक्कर देंगे। जो पहला जो सबसे बड़ा विपक्ष के खिलाफ झटका था वो नीतीश कुमार का एनडीए में जाना था, और वहीं से विपक्ष का सारा विपक्षी एकता का ध्वस्त हुआ मामला। अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई इसके पहले, उससे विपक्ष को जो निराशा हुई, विपक्षी राजनीति हम सब ने उसका मरसिया पढ़ दिया था। बिहार की घटना ने एक बार दोबारा विपक्ष को, जैसा संजीव भाई कह रहे हैं, एक तरह से विमर्श में ला दिया। संजीवनी दी है, संजीवनी दी है, दवाई दी है, ऑक्सीजन दिया है, जो भी कह लीजिए, टॉनिक दिया है, कोई विटामिन की गोली दी है, ये कह दिए, तो विमर्श में ला दिया है विपक्ष को। मैं नहीं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को एकदम 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना इतना आसान नहीं है आज की तारीख में, हम सब मानते हैं, इसमें कोई कहीं डिबेट नहीं है। और दूसरी बात यह 2024 का चुनाव किस नैरेटिव पे होगा ये भी अभी तय नहीं होगा। 2019 का चुनाव जब आप याद कीजिए, पुलवामा की घटना तक ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के परखचे उड़ गए, लेकिन बालाकोट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो स्ट्राइक करके पूरा नैरेटिव बदल दिया, और वो नैरेटिव इतना जबरदस्त हुआ कि उसके बाद राष्ट्रवाद के सामने सारे मुद्दे धराशायी हो गए। तो ऐसा है कि अभी 2024 तक मोदी जी कौन सा नैरेटिव लाते हैं और किस नैरेटिव पे विपक्ष को ले जाते हैं, अब दरअसल विपक्ष में नीतीश कुमार के राजनीतिक कौशल की परीक्षा है, असली परीक्षा। अगर उनको विपक्ष का नेतृत्व करना है, उन्हें दोहरी भूमिकाएं निभानी है। 1989 में और 96 में या 98 में हरकिशन सिंह सुरजीत ने जो भूमिका निभाई थी वो भूमिका निभानी है, या देवीलाल ने जो निभाई थी, और साथ में चेहरा भी बनना है। अब उनको ममता बनर्जी से भी स्वीकार्यता लेनी है, उनको अरविंद केजरीवाल से भी लेनी है, अगर बनना है, और उनको कांग्रेस से भी लेनी है,
और लेकिन कैसे लेंगे? बहुत टेढ़ा काम है। बहुत टेढ़ा काम है। देखिए, कोई न ममता बनर्जी किसी को प्रधानमंत्री बनाएंगी ना कांग्रेस बनाएगी। प्रधानमंत्री देश की जनता बनाएगी, जैसे मोदी जी को बनाया। मोदी जी के लिए आसान था क्या बीजेपी में अपनी स्वीकार्यता बनाना? जिस समय मोदी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, गोवा की बैठक याद करिए, अडवाणी जी दिल्ली में बैठे हुए थे और तैयार नहीं हुए उस वहां तक जाने के लिए। मोदी जी ने भी बीजेपी के अंदर जो संघर्ष किया है अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए, और जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वो बनाए गए तो कितना उनको संघर्ष करना पड़ा पार्टी के अंदर, सबको मालूम है। हम लोग बीजेपी कवर करते रहे। तो नीतीश कुमार को उसी तरह विपक्ष के बीच में भी अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। लेकिन वही मैंने वीपी सिंह का एग्जाम्पल दिया कि जब पूरा देश वीपी सिंह के नाम पर एकजुट हो गया राजीव गांधी के खिलाफ, पूरा देश मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, तो सबने स्वीकार कर लिया। चंद्रशेखर जी ने भी झक मार के स्वीकार कर लिया, और देवीलाल जी ने बड़ौद की जनसभा में घोषणा की खुद कि हमारा नेता जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह होगा। तो परिस्थितियां बनाती हैं। अभी बहुत जल्दी है कुछ भी कहना। संजय जी सही कह रहे हैं, ये सिर्फ जो है एक चैप्टर खुला है विपक्षी राजनीति के लिए कि विपक्ष की राजनीति थोड़ा सा इसमें जान आएगी। लेकिन अभी डगर कठिन है पनघट की, इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी घर नहीं बैठेगी। बीजेपी के पास भी बहुत सारे दांव हैं, बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, बहुत सारे नीति। पलटू राम वाला तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश में हर दल ने हर समय परिस्थितियों के हिसाब से पलटी मारी है, तो वो तो नहीं चलेगा। दूसरा, नीतीश कुमार पे कोई आरोप नहीं है सीधा, ये एक उनका एसेट है नीतीश कुमार का। पलटू राम के अलावा उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद या इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो एक जो विपक्ष के तमाम नेताओं पर हैं। हाँ, आप देखिए ना, कुछ ना कुछ है। अभी तक सीबीआई ईडी वहां गई नहीं। अब और अब अगर जाएगी तो माना जाएगा कि बिल्कुल ही बदले की भावना से जा रही है। तो ये बहुत सारे पेच जो है इनका रास्ता। अच्छा, मैं इसको दूसरी